हेलो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हम पार्ट नंबर 5 पे चल रहे हैं, केमिस्ट्री कक्षा 12। आगे कोलोइड के बारे में हमने बताया। कोलोइड जो है वो एक पदार्थ न होकर एक प्रावस्था है जो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बनी हुई होती है। एक कहलाता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में हमने बताया कि ये जो प्रावस्था है इसमें पदार्थ की मात्रा कम होती है, जबकि परिक्षेपण माध्यम जो होता है उसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। दोनों को मिला के कोलोइड का निर्माण होता है। तो कोलोइड के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके आधार पर है? प्रावस्थाओं के मध्य। तो प्रावस्था कितनी बताई मैंने आपको? दो। कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो इन दोनों के मध्य, क्योंकि इन दोनों के द्वारा किसका निर्माण होगा? कोलोइड का निर्माण होगा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण, दोनों अवस्थाओं के मध्य आकर्षण या उनके मध्य बंधुता मतलब उनके मध्य उपस्थित बंध के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है द्रव स्नेही कोलोइड और एक होती है द्रव विरोधी कोलोइड। नाम से स्पष्ट है, द्रव स्नेही, द्रव को चाहने वाला जो कोलोइड बनता है वो कैसा होता है? द्रव को पसंद करता है, द्रव को चाहता है। और दूसरा द्रव विरोधी, जो द्रव से क्या नहीं करता? स्नेह नहीं करता है, उसे कहते हैं द्रव विरोधी कोलोइड। तो अपन चलते सबसे पहले द्रव स्नेही कोलोइड में क्या परिभाषा है? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। इस परिभाषा को आप किस आधार पर बांटा है उस आधार पर यदि समझ लेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी कि जिन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। विलयन किससे मिलकर बना है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के दोनों के मिलने से बना है। यदि इन दोनों के मध्य आकर्षण है, बंधुता है, तो वो ही क्या कहलाएगा? द्रव स्नेही कोलोइड कहलाएगा। लेकिन जिन विलयनों में इन दोनों के मध्य आकर्षण नहीं है, आप जबरदस्ती किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा आप इन दोनों को जोड़कर क्या बना रहे हो? कोलोइड बना रहे हो, तो वो कहलाएगा द्रव विरोधी कोलोइड। तो अगर परिभाषा पे जाएं अपन तो क्या परिभाषा होगी कि जिन विलयनों में जिन विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता है उसे द्रव विरोधी कोलोइड कहते हैं। अब देखिए, ये दोनों मिल गए, दोनों के मध्य आकर्षण है, तो विलयन कैसा बनेगा? विलयन बनेगा स्थायी। इसलिए कहते हैं अपन कि जो द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। एक बार बन गए तो बन गए। लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी मैंने आपको बताया कि आप इन दोनों के मध्य बंधुता है नहीं, आप तो क्या कर रहे हो? जबरदस्ती किसी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा या किसी रासायनिक विधि के द्वारा किसका निर्माण कर रहे हो? कोलोइड का निर्माण कर रहे हो। जबकि यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई भी विधि काम लेने की जरूरत नहीं है। आप परिक्षिप्त प्रावस्था को किसमें मिला दो? सीधे ही परिक्षेपण माध्यम में मिला दो, तो दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण क्या हो जाएगा? द्रव स्नेही कोलोइड हो जाएगा। तो ये स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। अब जब स्थायी होता है तो अपन बात करें स्कंदन की। स्कंदन का सिंपल सा मतलब मेरे हिसाब से होता है जमना। अपन कहते हैं स्कंदित होना, तो जमना मेरे हिसाब से, या फट जाना। तो अगर अपन कहें कि इनका जब स्थायी है तो इनका स्कंदन करना भी क्या नहीं हो सकता? आसानी से नहीं हो सकता। मीन्स ये स्कंदित आसानी से नहीं होते हैं, जबकि ये आसानी से क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्कंदित? देखो, कोलोइड क्यों बन रहा है? कोलोइड बन
होता है जब परीक्षित प्रावस्था किसके साथ मिल रही है, परिक्षेपण माध्यम के साथ मिल रही है, तब जाके किसका निर्माण हो रहा है, कोलोइड का निर्माण हो रहा है। अब इनके मध्य बंधुता है तो ये दोनों एक दूसरे को बांधे रखेंगे, और जब तक ये दूसरे को बांधे रखेंगे तब तक किसका निर्माण होता रहेगा, कोलोइड का निर्माण होता रहेगा। लेकिन जब इनके मध्य बंधुता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को पृथक कर सकते हो। और इन दोनों को हमने जैसे पृथक किया तो इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हो गए, स्कंदित हो गए। उसके बाद ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। ये अपन द्रव्य स्नेही कोलोइड की बात करें तो द्रव्य स्नेही कोलोइड कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि अगर आप क्या करें, वाष्पीकरण करें और वाष्पीकरण करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, ठोस प्राप्त करके वितरण प्रावस्था में घुलने पर इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स आप सीधा सा वाष्पीकरण करो और वाष्पीकरण करके आप परिक्षेपण माध्यम में घुल दो इसको, तो आप दोबारा से इसको प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये कैसा होता है, अनुकरणीय होता है। एक बार बन गया उसके बाद दोबारा आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण मैंने दिए, जैसे स्टार्च, जिलेटिन और प्रोटीन। इनका जब आप सॉल्व बनाते हो, सॉल्व मैंने आपको खूब अच्छी तरह बताया है। सॉल्व किसे कहते हैं, खूब आप जानते हो कि जब परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, और परिचित प्रावस्था क्या हो, ठोस हो, तो द्रव में जब आप किसी ठोस को मिलाते हो तो क्या बनता है, सॉल्व बनता है। तो यहां पर ये जो आप धारा घोल बना रहे हो, इसमें आप स्टार्च ले रहे हो, तो स्टार्च क्या है, परिचित प्रावस्था है। उसको किसमें मिलाओगे, आप पानी में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्व बन जाएगा। तो ये जो सॉल्व होते हैं ये आपने देखोगे गाढ़े होते हैं और खूब पानी में घुलते हैं। क्यों घुलते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रावस्था दोनों के मध्य क्या होती है, बंधुता होती है। मीन्स इन दोनों के मध्य आकर्षण होता है। लेकिन अगर अपन बात करें धातु के, अपन कोलोइड बनाए या सल्फर धातु जो है उसके अपन कोलोइड बनाए, तो ये कोलोइड कैसे होते हैं, जो है अस्थायी होते हैं और अंतःकरणीय होते हैं। आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनको स्कंदित कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया किसके आधार पर, प्रावस्था यानी परिक्षेपण माध्यम परिचित प्रावस्था के मध्य जो आकर्षण है या बंधुता है उसके आधार पर ये दो प्रकार के हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। उसके बाद सेकंड जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर, परिचित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। तो परिचित प्रावस्था, उसके कण और उसका आकार, तीन वर्ड, परिचित प्रावस्था, उसके कण और उसका आकार। इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला बहुआण्विक, नाम से बहु मतलब बहुत सारे, अणु मतलब अणु। तो यहां पर जो पहली विशेषता तो ये है कि यहां कणों का व्यास तो कम होता है, यहां कणों का व्यास कम होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम का होता है। लेकिन इनके मध्य कौन सा बल लगता है, वान डर वाल बल लगता है। तो ये वान डर वाल बल से बंधित हो जाते हैं और बंधित होकर किसका निर्माण करते हैं, कोलोइड कण का निर्माण करते हैं। तो ये होते हैं बहुआण्विक। बहुआण्विक मतलब बहुत सारे जो कोलोइड अणु हैं, कोलोइड के कण हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, बहुआण्विक कोलोइड का। जैसे उदाहरण के रूप में सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट जो है उसमें 1000 या उससे ज्यादा जो सल्फर के अणु हैं उनके समूह जब आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, कोलोइड कण का निर्माण करते हैं। तो सल्फर के कितने, 1000 और उससे ज्यादा अणु, तो हो गए बहुत सारे अणु। दूसरा उदाहरण लीजिए बृहद। बृहद मतलब आकार में बड़े अणु। तो बृहद अणु कोलोइड, तो इस प्रकार के कोलोइड है, उनका निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं। अब कोलोइड का निर्माण आपको पता है कौन करता है, परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम। तो ये जो परिचित प्रावस्था है इसके कणों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, और ये परिचित प्रावस्था के रूप में घुलकर जो आकार, बड़े आकार के कण हैं, ये
परिक्षेप प्रावस्था का काम करते हैं और ये किसमें घुल जाते हैं, प्रक्षेपण माध्यम में घुलकर किसका निर्माण करते हैं, कोलॉइड का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है। ठीक, एक में तो क्या है, अणुओं की संख्या ज्यादा है और अणुओं की संख्या ज्यादा है, प्रक्षेपण माध्यम में घुल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, कोलॉइड का निर्माण करते हैं। तो ज्यादा संख्या है तो इसलिए क्या बोल दिया अपन ने, बहु। बहु मतलब ज्यादा। और आकार यदि बड़ा है परीक्षित प्रावस्था के कणों का तो क्या कह दिया, बृहद आकार। तो बड़े आकार के अणु जब आपस में किसके साथ जुड़ते हैं, प्रक्षेपण माध्यम के कणों के साथ जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, बृहद अणु कोलॉइड का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बृहद अणु और कृत्रिम बृहद अणु। प्राकृतिक बृहद अणु जो है ये होते हैं अपने उच्च अणुभार वाले, जो प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, एंजाइम है, ये जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं जिनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है, ये सब कैसे ये कैसे सब प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए गए बृहद अणुक या बहुलक है। दूसरा कृत्रिम, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मानव के द्वारा कौन कौन से बनाए गए, पॉलीथीन मानव के द्वारा बनाई गई है, प्लास्टिक मानव के द्वारा बनाई गई है, पॉलीस्टाइरीन है, नायलॉन है। ये जो बड़े अणु हैं ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, बड़े अणुओं के कोलॉइड किनके द्वारा बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं किसके द्वारा, मानव के द्वारा। तो ध्यान रखना है अपन को कि जो आपका बृहद अणु कोलॉइड है वो दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में उच्च अणुभार वाले प्रोटीन आ जाते हैं, स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज है, ये इसमें आते हैं। और कृत्रिम में आपके नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन आदि आते हैं। थर्ड अपन चलते हैं संगुणित। संगुणित का मतलब होता है जुड़ना या एक साथ इकट्ठा होना। तो अगर अपन इनकी संख्या के हिसाब से बात करें तो अगर इनकी सांद्रता कम है, जैसे आपने किसी पदार्थ को पानी में डाला, तो पानी क्या है, प्रक्षेपण माध्यम। अब परिक्षित प्रावस्था के कणों को आपने उसमें डाला और इनके द्वारा जो कोलॉइड बना, यदि इसकी सांद्रता कम है, या कह सकते हैं प्रक्षेपण माध्यम में परिक्षित प्रावस्था के कणों की संख्या कम है, तो ये किसका निर्माण करेंगे, ये विद्युत अपघट्य का निर्माण करेंगे। निर्माण करने से मेरा मतलब है ये विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेंगे। मीन्स आयनों में टूटेंगे ये, और आयनों में एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन बनेगा। और विद्युत अपघट्य में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जिसमें धनायन और ऋणायन बनता है। धनायन ऋणायन जो है उसमें विद्युत धारा का चालन होता है। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो अणु है ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, कोलाइडी विलयन का निर्माण करेंगे। तो बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं। पहली सांद्रता कम होने पर और दूसरी सांद्रता ज्यादा होने पर। तो यदि सांद्रता कम है तो सांद्रता कम होने पर ये किसका काम करेंगे, विद्युत अपघट्य का काम करेंगे या विद्युत अपघट्य विलयन का काम करेंगे। और यदि इनकी सांद्रता ज्यादा है तो ये किसका काम करेंगे, ये संगुणित कोलाइड का कार्य करेंगे। ये आपके हो गए दो प्रकार के कोलाइड, एक प्रावस्था के मध्याकर्षण बंधुता के आधार पर, दूसरा परिक्षित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। जैसे संगुणित कोलाइड का अगर अपन एग्जाम्पल लें तो आपने ले लिया साबुन। तो साबुन जो बहुत सारा होता है साबुन का अणु, एक उदाहरण ले लेते हैं सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट जो होता है उसका सूत्र होता है C17H35COO। तो जब अपन इसको पानी में घोलते हैं तो ये टूट जाता है C17H35COO- और Na। ये जो है ये कण आपका, या ये जो आयन है C17H35COO-
ये स्टेरेट आयन कहलाता है। और ये आयन या इस आयन की सांद्रता जब विलयन में बढ़ जाती है तो यही कहलाता है कोलोइड, या दूसरे शब्दों में कहें अपन यही कहलाता है संगुणित कोलोइड, क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ने पर इनके जो अणु हैं ये आपस में संगुणित मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, झुंड बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे कहते हैं संगुणित कोलाइड। और ये जो झुंड बनता है, ये झुंड जो बनता है इसमें एक सांद्रता होती है जिसे कहते हैं CMC, क्रांतिक मिशेल सांद्रता। इस सांद्रता पर जब कण पहुंच जाता है तो यहां पर संगुणन की क्रिया के द्वारा ये मिशेल का निर्माण करता है। और हम जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि मिशेल के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, मिशेल किस कार्य में भाग लेता है, कपड़ों की सफाई में मिशेल का योगदान होता है। साबुन से कपड़े की जो सफाई है, साबुन से कपड़े की जो सफाई है वो मिशेल के बनने के ऊपर ही आधारित है। धन्यवाद।